अगर मैं इस बॉल को इस तरह से पानी में नीचे ले जाकर छोड़ूं तो जैसे ही मैं छोड़ता हूं ये ऊपर आ जाती है। और इसी की जगह पर अगर एक वुडन ब्लॉक लूं और उसको पानी में ले जाकर छोड़ूं तो ये भी ऊपर आ जाता है। तो आखिर यहां पे ऐसा क्या मैजिक हो रहा है कि मैं जब इनको पानी में ले जाकर नीचे छोड़ता हूं तो ये खुद ब खुद ऊपर आ जाते हैं? क्या इनका वेट कम है इस वजह से ऐसे हो रहा है या मैस कम है? लेकिन जरा ठहरिए, हमारे पास ये एक कील भी है, इसको पानी में डालते हैं। देखिए ये तो नीचे डूब चुका है। इसका मतलब है कि यहां पर अकेले मैस या अकेले वेट की बात नहीं है, बल्कि यहां पर कोई और फोर्स भी है कि जब मैं इसको नीचे ले जाकर छोड़ता हूं तो ये इस तरह से ऊपर आ जाता है, और इसको भी जब नीचे ले जाकर छोड़ता हूं तो ये बाल ऊपर आ जाती है। तो इसी साइंस को समझने के लिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 5 सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल नंबर 5.7 आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड फ्लोटेशन। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। प्यारे बच्चों, तकरीबन 2000 साल पहले की बात है कि यूनान के एक शहर सिराक्यूज का बादशाह हीरोदोम एक सुनार को खालिस सोना देकर अपने लिए एक ताज बनवाना चाहता था। अब सुनार ने ताज बना दिया। जब वो ताज बनकर बादशाह के पास आया तो बादशाह को ऐसे लगा कि सुनार ने इसमें कुछ चांदी मिला दी है, यानी ये खालिस सोने का नहीं है बल्कि इसमें कुछ मिलावट की गई है। बादशाह जानना चाहता था कि क्या ताज वाकई खालिस सोने का है या नहीं, और उसने बगैर ताज को नुकसान पहुंचाए ये जांच करनी थी कि क्या वाकई ये प्योर गोल्ड का है या नहीं है। ये मुश्किल मसला उसने आर्किमिडीज के हवाले कर दिया, जो कि उस वक्त के एक फेमस मैथमेटिशियन और फिजिस्ट थे। आर्किमिडीज कई दिन इस पर गौर करते रहे कि इस मसले को कैसे हल किया जाए। एक मर्तबा वो नहाने के लिए टब में दाखिल हुए तो जैसे ही वो टब में दाखिल हुए उन्होंने देखा कि पानी किनारों से बाहर आ रहा है। तो अचानक से उनके जहन में ये ख्याल आया कि ये जो पानी किनारों से बाहर गिरा है, एक्चुअली ये इतना ही पानी है जितना कि मेरा बॉडी का वॉल्यूम इस पानी में मौजूद है, यानी मेरी बॉडी का जितना पोर्शन पानी में गया है उस वॉल्यूम के बराबर पानी बाहर निकला है किनारों से। वहीं से उनको कुछ ऐसा ख्याल आया कि वो अचानक से टब से निकले और भागते हुए नारा लगाने लगे कि मैंने पा लिया। अब एक्चुअली यही वो दिन था जब आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बुनियाद रखी गई। आर्किमिडीज सर ने अपने इस नए प्रिंसिपल को आजमाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बादशाह के ताज का मैस मेजर किया और फिर उतने ही मैस का प्योर गोल्ड का एक पीस लिया। फिर उन्होंने दोनों को बारी बारी पानी में डाल के देखा। पहले जब उन्होंने उस गोल्ड के यानी प्योर गोल्ड के पीस को पानी में डालकर देखा तो उन्होंने देखा कि इसने इतना वाटर डिस्प्लेस किया है। उसके बाद उन्होंने उस ताज को पानी में डाला और वहां से उन्होंने देखा कि ये तो ज्यादा पानी डिस्प्लेस कर रहा है कि ताज डालने से पानी ज्यादा बाहर आया है। वहां से उन्होंने सोचना शुरू किया कि जब दोनों का मैस बराबर है तो इनको इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ताज ने ज्यादा पानी डिस्प्लेस किया है। इसका मतलब है कि ताज का वॉल्यूम ज्यादा है और इसमें कुछ ना कुछ मिलाया गया है। तो वहां से आर्किमिडीज सर ने ये प्रूव कर दिया कि बादशाह सलामत, आपका ये जो ताज है ये खालिस सोने का नहीं है बल्कि इसमें कुछ मिलावट की गई है। ये तो थी आर्किमिडीज सर की कहानी कि उन्होंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल को कैसे डिस्कवर किया। आज इसी प्रिंसिपल को समझाने के लिए मैं कुछ गैजेट्स लेकर आया हूं, जिनमें यहां पर ये बीकर है, ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, और यहां पर ये एक पेन है, ये एक सॉलिड सिलेंडर है जिसको हम वाटर में प्लेस करेंगे, और इसके साथ साथ ये एक स्मॉल बकेट है और ये भी एक स्मॉल बकेट है। तो इन सबको यूज करते हुए आज मैं आपको प्रॉपर फीलिंग देने जा रहा हूं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। बाकी कोई आर्टिकल याद हो या ना हो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आज के बाद आपको कभी भी नहीं भूलेगा। अभी तो ये भी देखना है कि जब हम सॉलिड से फ्लूइड की तरफ जा रहे हैं तो फ्लूइड्स होते क्या हैं, फ्लूइड डायनामिक्स का मतलब क्या है, पहले ये भी तो समझना पड़ेगा।
तो चलिए पहले फ्लूइड डायनामिक्स को देखते हैं कि हमारे चैप्टर के नाम में जो ये वर्ड है फ्लूइड डायनामिक्स, इसका क्या मतलब है। देखो सॉलिड्स के बारे में हम बहुत ही डिटेल में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब हमने बढ़ना है फ्लूइड डायनामिक्स की तरफ। और ये जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ये आपकी बुक में फ्लूइड से रिलेटेड पहला आर्टिकल है। यहां पर आपको मालूम होना चाहिए कि जो फ्लूइड्स होते हैं इनमें दो चीजें शामिल हैं। फ्लूइड्स में क्या क्या शामिल है? सबसे पहले लिक्विड, फ्लूइड्स में लिक्विड भी आ जाते हैं और इसमें गैसेस भी आ जाती हैं। तो आपने ये नहीं समझना कि फ्लूइड्स में जस्ट लिक्विड्स ही होते हैं, बल्कि जो वर्ड फ्लूइड है इससे मुराद लिक्विड्स भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकती हैं। देखिए हमने ऑलरेडी सॉलिड्स के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन अब हम आहिस्ता आहिस्ता फ्लूइड्स की बात करेंगे। अब जो फ्लूइड्स की स्टडी है इसमें टू मेजर पोर्शंस आते हैं। स्टडी ऑफ फ्लूइड में देयर आर टू मेजर पोर्शंस, जिसमें से फर्स्ट पोर्शन है फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स, और सेकंड पोर्शन है फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स में हम स्टडी करते हैं कि जब फ्लूइड रुका हुआ होता है यानी मूव नहीं कर रहा होता, लेकिन फ्लूइड डायनामिक्स में हम मूविंग फ्लूइड की बात करते हैं। तो आपकी बुक में जो चैप्टर का नाम दिया गया फ्लूइड डायनामिक्स, वो एक्चुअली यही फ्लूइड डायनामिक्स है जिसमें हम स्टडी करेंगे फ्लूइड्स इन मोशन। लेकिन ये जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ये एक्चुअली फ्लूइड स्टैटिक्स का आर्टिकल है। दिस इज द आर्टिकल ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हम जितनी भी बात करेंगे वो फ्लूइड स्टैटिक्स से रिलेटेड होगी, यानी जब फ्लूइड मोशन में नहीं होगा बल्कि रुका हुआ होगा। तो यहां पर फिर आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज मालूम होने चाहिए फ्लूइड्स को स्टडी करने के लिए। फ्लूइड को स्टडी करने के लिए जो सबसे पहली मेन टर्मिनोलॉजी है दैट इज डेंसिटी एंड सेकंड इज प्रेशर। आपको डेंसिटी और प्रेशर का बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट होना चाहिए, उसके बाद ही हम स्टार्ट कर सकते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स के आर्टिकल्स। देखिए जो आर्टिकल है आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड फ्लोटेशन, और इसके साथ फिर जो इसकी एग्जांपल्स है ये सारे का सारा पोर्शन फ्लूइड स्टैटिक्स में आता है। और उसके बाद टर्बुलेंट फ्लो, बर्नौलीज इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वो सारे के सारे आर्टिकल्स फ्लूइड डायनामिक्स से रिलेटेड है। इसका मतलब है कि आपकी बुक में जो फ्लूइड्स का पहला पोर्शन है दैट इज रिलेटेड टू फ्लूइड स्टैटिक्स, और जो दूसरा पोर्शन है दैट इज रिलेटेड टू फ्लूइड डायनामिक्स। तो चाहे फ्लूइड स्टैटिक्स हो या फ्लूइड डायनामिक्स हो, ये दो टर्म्स हमें समझनी पड़ेंगी, जिनमें से सबसे पहली डेंसिटी है और दूसरा प्रेशर है। देखो डेंसिटी को समझना क्यों जरूरी है और प्रेशर को समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि फ्लूइड्स में बेसिकली हमने जिन टू मेजर कंसेप्ट्स पर बात करनी है दैट टू मेजर कंसेप्ट्स आर डेंसिटी एंड प्रेशर। जब भी बात करेंगे डेंसिटी का वर्ड आएगा, जब भी बात करेंगे प्रेशर का वर्ड आएगा। तो इसलिए सबसे पहले इन दोनों वर्ड्स को समझना जरूरी है कि डेंसिटी एक्चुअली फिजिक्स में है क्या और प्रेशर एक्चुअली फिजिक्स में क्या है। लेकिन इससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब हम सॉलिड्स की बात करते थे तो वहां पर हमने ये देखा था कि सॉलिड्स में एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रॉपर्ली अरेंज होते हैं और ऑलमोस्ट उनकी पोजीशन रिलेटिवली फिक्स्ड होती है। लेकिन फ्लूइड्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मूव कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर मॉलिक्यूल्स। और फ्लूइड्स के बारे में आपने एक और मेजर पॉइंट याद रखना है कि फ्लूइड्स किसी भी कंटेनर की शेप में आ सकते हैं। देखो यहां पर ये बीकर था, इसमें जो वाटर है ये बीकर की शेप में आ चुका है। अगर मैं इस वाटर को किसी और चीज में डालूंगा ये उसकी शेप में आ जाएगा। इसका मतलब है कि फ्लूइड्स जो है वो कंटेनर की शेप को ले सकते हैं। दे कैन टेक द शेप ऑफ ए कंटेनर। लिक्विड्स भी गैसेस भी, यानी फ्लूइड्स क्या कर सकते हैं, किसी भी कंटेनर में आ सकते हैं और उस वक्त जो ओवरऑल शेप है वो वही हो जाती है जो कि कंटेनर की शेप होती है। तो चलिए अब समझते हैं डेंसिटी और प्रेशर। डेंसिटी के कंसेप्ट को समझने के लिए ये एक कील है और ये एक बॉल है, इन दोनों का मैस बराबर है। देखो इन दोनों का मैस बराबर है। अगर मैस बराबर है तो ये इतनी बड़ी और ये इतना छोटा सा, आखिर ये क्या वजह है? तो यहां पर एक्चुअली जो कंसेप्ट है दैट इज डेंसिटी। देखो इनका मैस बराबर है लेकिन इनका वॉल्यूम डिफरेंट है, इसका वॉल्यूम और है, इसका वॉल्यूम और है। तो यहां पर ऐसे केस में फिर हम मैस ओवर वॉल्यूम डिस्कस कर लेते हैं, यानी मैस डिवाइड बाय वॉल्यूम कर लेते हैं और इसका जो आंसर निकल कर आता है उसको हम कहते हैं डेंसिटी। क्या कह देते हैं? डेंसिटी। देखो ऐसा करना क्यों जरूरी है, मैस ओवर वॉल्यूम ये क्यों किया है? यहां से हमें पता ये चलता है कि जो मैस है, देखो इसका मैस है इसका मैस बराबर है, मैस कितना ज्यादा कंसेंट्रेटेड है, कोई भी मैस कितना ज्यादा कंसेंट्रेटेड है वो बताएगा कि कितनी ज्यादा डेंसिटी है, यानी कितना मैस कितने वॉल्यूम में आ गया है। दिस इज डेंसिटी।
ये मैस इतना ही है, लेकिन इसने वॉल्यूम ज्यादा घेर लिया है। कितना मैस कितने वॉल्यूम में आ गया है, दिस इज द डेंसिटी। यहां पर कितना मैस कितने छोटे से वॉल्यूम में आ गया है, दिस इज डेंसिटी। तो यहां पर फिर आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मैस ओवर वॉल्यूम किया जाए तो वहां से डेंसिटी मिलता है। डेंसिटी का फिजिकल कंसेप्ट क्या है कि जो इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने क्लोजली पैक्ड हैं, जितने ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे इतनी ज्यादा डेंसिटी होगी। देखो यहां पर ये आयरन का नेल है, तो इसमें जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड है। ये एक जस्ट हल्की फुल्की सी बाल है जिसको प्लास्टिक से बनाया गया, और ये बहुत ही हल्का प्लास्टिक है, जो शॉपिंग बैग का प्लास्टिक होता है, जस्ट उसको रोल करके बनाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमें मैस और वॉल्यूम दोनों मालूम होने चाहिए। अगर मैं आपको जस्ट मैस बता दूं कि इतना मैस है, आपको क्या लगेगा वो मैस किस चीज का? अगर मैं 1 किलोग्राम मैस बताऊं तो आप कहेंगे क्या 1 किलोग्राम इतना सा होता है, लेकिन अगर वहीं पर 1 किलोग्राम में कहूं रुई है, 1 किलोग्राम कॉटन है, तो वो तो इतनी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि अकेले मैस से काम नहीं चलता। और अगर मैं आपको बताऊं कि इतना वॉल्यूम है, तो आपके ज़हन में अगर आ जाए यार आयरन का इतना वॉल्यूम, वो तो बहुत भारी होगा, उठाने ही नहीं होगा। और अगर पानी का इतना वॉल्यूम हो, कॉटन का इतना वॉल्यूम हो, तो इसका मतलब है अकेले वॉल्यूम से या अकेले मैस से काम नहीं चलता, बल्कि इनको डिवाइड करके इनकी रेशो निकाली जाती है, और उस रेशो को हम कहते हैं डेंसिटी। सो डेंसिटी इज इंपॉर्टेंट कि डेंसिटी कितनी है। अगर मैं आपको बता दूं इसकी इतनी डेंसिटी है, तो आपको वहीं पर मालूम हो जाएगा कि हाँ इतना मैस इतना वॉल्यूम हो सकता है। तो यहां पर फिर डेंसिटी का यूनिट क्या है? देखो मैस का यूनिट है किलोग्राम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का क्या यूनिट है? मीटर क्यूब। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, और यहां से अगर फाइंड करें तो किलोग्राम मीटर पावर -3। अब ये जो वाटर है पानी, इसकी जो डेंसिटी है दैट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये वैल्यू आपने याद रखनी है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स में यूज होगी। यहां पर अब 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब का क्या मतलब है, थोड़ा फिजिकल सेंस में आपके माइंड में बिल्ड करने जा रहा हूं। 1 मीटर का क्या मतलब है? देखो जब आप बाजार में कोई तार वगैरह लेने जाते हैं या कपड़े लेने जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके पास मीटर राड होता है, उससे मेजर करते हैं। या फिर कई मरतबा ऐसे भी करते हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि उन्होंने मेजर किया होता है कि यहां से यहां तक उनका 1 मीटर बनता है। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि इस तरफ 1 मीटर, फिर इस तरफ भी 1 मीटर, और फिर इस तरफ भी 1 मीटर, तो ये एक तकरीबन टैंकी नहीं बन जाएगी? यानी एक 1 मीटर ऐसे, एक 1 मीटर ऐसे, एक 1 मीटर ऐसे, तो ये ऑलमोस्ट एक बिल्कुल ट्यूब की तरह टैंकी बन जाएगी। तो उस टैंकी में जो पानी आ सकता है दैट इज 1000 किलोग्राम। दिस इज डेंसिटी। मैंने आपको क्या बताया है कि 1 मीटर ऐसे हो, 1 मीटर ऐसे हो, 1 मीटर ऐसे हो, यानी कि एक क्यूब बनेगा। किस तरह का क्यूब बनेगा? इस तरह से, इस तरह से क्या बनेगा? एक क्यूब बनेगा। एक क्यूब वाली टैंकी बन जाएगी इस तरह से, मान लीजिए। यहां पर ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, और ये वाली जो है दिस इज आल्सो 1 मीटर, यानी दिस इज 1 मीटर, दिस इज 1 मीटर एंड दिस इज आल्सो 1 मीटर। इसका मतलब है कि हर साइड यूं भी 1 मीटर, यूं भी 1 मीटर, और यूं भी 1 मीटर, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब, यानी बिल्कुल एक टैंकी बन जाएगी, एक क्यूब वाली टैंकी बन जाएगी जो हर तरफ से 1 मीटर होगी। और उस टैंकी में जो पानी आ सकता है डेट इज 1000 किलोग्राम। अगर मैं आपसे कहूं कि वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो आपने ये सोचना है कि एक ऐसी टैंकी जो कि इधर से 1 मीटर हो, इधर से 1 मीटर हो, इधर से 1 मीटर हो, उसमें 1000 किलोग्राम पानी आ सकता है। इस तरह से सेंस होना चाहिए आपको कि एक्चुअली डेंसिटी का मतलब क्या है। प्रेशर को किस तरह से डिफाइन करते हैं ये तो आपने बार बार पढ़ा हुआ है, मैट्रिक में भी आपने पढ़ा होगा, 8 क्लास में भी पढ़ाया जाता है। P = F/A, फोर्स पर यूनिट एरिया। यहां से प्रेशर तो आपको मालूम होगा कि फोर्स पर यूनिट एरिया है, लेकिन इसका फिजिकल सेंस क्या है? प्रेशर का कोई फिजिकल सेंस भी तो होना चाहिए। देखो अगर यहां पर इस मार्कर के जरिए मैं अपने हैंड पर इस तरह से फोर्स लगाता हूं, तो ये कितना कवर कर रहा है एरिया? यहां पर जितना इस कैप का क्रॉस सेक्शनल एरिया है मार्कर का यहां से, तो इतने एरिया पर ये फोर्स लग रही है, मुझे इतना महसूस नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इस कैप को रिमूव कर दूं और अब इस मार्कर से यहां पर फोर्स लगाऊं, तो अब ये मुझे थोड़ा थोड़ा चुभने लग रहा है। क्यों चुभ रहा है? क्योंकि यहां पर एरिया क्या है? कम है। तो जब एरिया कम होगा प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और जब यहां पर मैं इस कैप को
लगा के यहां से प्रेशर लगाऊंगा तो अब प्रेशर कम लग रहा है क्योंकि यहां पर एरिया ज्यादा है, और अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दिस इज द फिजिकल सेंस ऑफ प्रेशर। और याद रखें प्रेशर के केस में ये वाली जो फोर्स है, दिस फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू एरिया। सो दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ प्रेशर। जब हम बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ेंगे वहां पर भी आपके माइंड में प्रेशर का एक बिल्कुल नया कंसेप्ट बनेगा। और इस तरह से अभी जब हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ना है तो इसमें भी आपको प्रेशर बहुत ही डिटेल में समझ आएगा। आपको इतना मालूम होना चाहिए कि प्रेशर क्या है, दिस इज फोर्स ओवर एरिया। जितना ज्यादा एरिया होगा इतना प्रेशर कम होगा, जितना कम एरिया होगा इतना ज्यादा प्रेशर होगा, और यहां पर जो फोर्स होगी दैट वुड बी परपेंडिकुलर टू एरिया। अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड फ्लोटेशन वाला आर्टिकल पढ़ाया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझने के लिए सबसे पहले अपथ्रस्ट को समझना पड़ेगा। अब ये अपथ्रस्ट क्या है, देखिए यहां पर जब मैंने इस बॉल को नीचे ले जाकर छोड़ा तो ये ऊपर आ गई फौरन। कौन सी फोर्स है जो इसको ऊपर लेकर आई, वो फोर्स जो इसको ऊपर लेकर आई है उसको हम कहते हैं अपथ्रस्ट। उस फोर्स को कहते हैं अपथ्रस्ट। यहां पर ये वाला जो लकड़ी का ब्लॉक था इसको भी जब मैंने नीचे छोड़ा तो ये फौरन ऊपर आ गया। जो फोर्स इसको ऊपर लेकर आई है दैट इज नोन एज अपथ्रस्ट। और इसी फोर्स का दूसरा नाम है बुएंट फोर्स, यानी इस फोर्स को बुएंट फोर्स भी कहते हैं। तो यहां पर हमने फिर डेफिनेशन लिख दी है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को टोटली या फिर पार्शियली लिक्विड में इमर्स किया जाता है तो उस केस में क्या होता है, एन अपवर्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट, उस पर एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करती है जो उसको ऊपर लेके आती है। दिस अपवर्ड एक्टिंग फोर्स इज नोन एज अपथ्रस्ट। इसी अपवर्ड एक्टिंग फोर्स को हम अपथ्रस्ट भी कहते हैं और इसी को दूसरा नाम देते हैं बुएंट फोर्स। अब यहां पर ये नेक्स्ट पॉइंट समझने वाला है, इट अपोजेस द वेट ऑफ द बॉडी। जरा यहां पर देखें, जब मैंने इसको नीचे ले जाकर छोड़ा तो ऑब्वियसली इसका कोई ना कोई वेट था, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पे एक्ट कर रही है, इसका कोई ना कोई वेट है। लेकिन जो अपथ्रस्ट इसके ऊपर लग रही है नीचे से ऊपर की तरफ, वो इसके वेट को अपोज कर रही है। जब अपोज कर रही है इसी वजह से ये ऊपर आया है। इस वजह से हमने लिखा है इट अपोजेस द वेट ऑफ द बॉडी एंड कॉजेस द बॉडी टू अपीयर लाइटर इन वाटर देन इन एयर। यानी जो बॉडी है वो एयर में थोड़ी वजनी मालूम होती है, लेकिन जब वाटर में ले जाएं तो कम वजनी मालूम होती है। इसको जरा ऑब्जर्व करते हैं। देखिए यहां पर ये एक सॉलिड बॉब है, इसको मैं इस तरह से स्प्रिंग बैलेंस के साथ अटैच करता हूं। यहां से ये स्प्रिंग बैलेंस जो वेट की रीडिंग दे रहा है दैट इज 1 न्यूटन। लेकिन अगर इसको मैं वाटर में इस तरह से इमर्स करूं तो देखिए फौरन ही इसका वेट चेंज हो चुका है, और अब जो वेट है वो कितना है, दैट इज 0.9 न्यूटन। तो इसका मतलब है कि जब हम किसी भी बॉडी को लिक्विड में इमर्स करते हैं तो वो हल्की महसूस होती है, क्योंकि यहां पर जो अपथ्रस्ट या बुएंट फोर्स है वो इसके वेट को अपोज कर रही है। इसी वजह से हमने लिखा है कि द बॉडी अपीयर्स लाइटर इन वाटर। वाटर में कितना हो गई थी 0.9 न्यूटन, लेकिन एयर में कितनी थी 1 न्यूटन। तो इसका मतलब है इट अपीयर्स लाइटर इन वाटर देन इन एयर। तो यहां पर ये सेंटेंस भी आपको अच्छे से समझ आ चुका है। अब आपकी बुक में अपथ्रस्ट और बुएंट फोर्स की कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, उन एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। यहां पर अब हेडिंग लगा दी है एग्जांपल्स डेमोंस्ट्रेटिंग अपथ्रस्ट। इन एग्जांपल से आपको अपथ्रस्ट अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, और ये एग्जांपल्स तीनों आपकी बुक में दी हुई हैं। जिनमें से सबसे पहले एग्जांपल क्या है, एन एयर फिल्ड बैलून रिलीज्ड अंडर वाटर राइजेस रैपिडली टू द सरफेस। अब इस बीकर में इतना बड़ा बैलून तो आ नहीं सकता था, इसलिए एक बैलून को लेकर दोनों तरफ से इस तरह से बांध दिया है ताकि आपको समझाया जा सके, क्योंकि जो कुछ देखकर समझा जा सकता है वो सुनकर नहीं समझा जा सकता। देखिए अब हर चीज आपको सामने नजर आ रही है और आप साथ के साथ फील कर रहे हैं कि वाकई ये कंसेप्ट इस तरह से है, ये इस तरह से है। देखो ये एयर फील्ड है, इसमें एयर फील्ड है। अगर मैं इसको नीचे ले जाकर छोड़ूंगा, देखिए मैं अभी इसको पूरा नीचे लेकर छोड़ूंगा, यहां पर मैं इसको नीचे ले गया हूं, जैसे ही छोड़ता हूं तो ये ऊपर वापस आ जाता है, यानी शूट्स अप। इसी वजह से मैंने लिखा है एयर फील्ड बैलून रिलीज्ड अंडर वाटर राइजेस रैपिडली, ये शूट्स अप रैपिडली, यानी रैपिडली ऊपर की तरफ आ जाता है, राइज कर जाता है। दूसरी एग्जांपल क्या है, ए पीस ऑफ वुड प्लेस्ड इन वाटर मूव्स अपवर्ड एंड फ्लोट्स, कि एक पीस ऑफ वुड हो उसको अगर आप वाटर में प्लेस करें तो ये भी अपवर्ड आ जाएगा। ये थोड़ा बड़ा पीस है,
इस छोटे पीस को लेते हैं, बिल्कुल छोटे से पीस को। देखिए अगर इसको मैं नीचे ले जाकर छोड़ता हूं तो ये फौरन ऊपर आ गया। अब देखिए ये यहां पर फ्लोट कर रहा है, यानी नीचे नहीं जा रहा बल्कि इसका लेवल सरफेस ऑफ वाटर पे मेंटेन्ड है, तो इसका मतलब है ये फ्लोट कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है, ए मग फिल्ड विद वाटर फील्स लाइटर व्हेन हेल्ड इनसाइड द वाटर बट बिकम्स हैवी व्हेन लिफ्टेड हो। कि अगर एक मग हो उसको हम वाटर में रखें तो वो थोड़ा लाइटर फील होता है, यानी वाटर से भरा हुआ मग हो उसको हम वाटर में रखें तो लाइट फील होता है, लेकिन जैसे ही वाटर से बाहर निकालते हैं तो वो हैवी फील होने लगता है। अब देखिए अगर मैं आपको ऐसे बता दूं कि देखो मैं अंदर डाल रहा हूं बाहर निकाल रहा हूं, तब तो ये मुझे फील हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको भी फीलिंग आए। आपको फीलिंग दिलवाने के लिए मैं इसको इस तरह के स्प्रिंग बैलेंस से अटैच करूंगा। ये देखिए यहां पर मैंने इसको स्प्रिंग बैलेंस से अटैच कर दिया। अब मैं इसको वाटर से फिल करता हूं, यहां पर इसको वाटर से फिल कर देते हैं। देखिए अब ये वाटर से फिल हो चुका है पूरा का पूरा। अब यहां पर जो इसका वेट आ रहा है दैट इज 0.9 न्यूटन ऑलमोस्ट। अब अगर मैं इसको वाटर में प्लेस करूंगा, इमर्स करूंगा, देखिए यहां पर अभी तो ये पूरा नीचे गया भी नहीं है कि अब थ्रस्ट फोर्स ने इसको ऊपर की तरफ बैलेंस कर दिया है। तो यहां से फिर इन तीनों एग्जांपल से हमें क्या मालूम हुआ? ये मालूम हुआ कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली और पार्शियली वाटर में इमर्स करते हैं तो वहां पर उस पर एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करती है। बैलून के केस में बैलून को ऊपर कौन लेकर आया? अप थ्रस्ट। वुडन ब्लॉक के केस में वुडन ब्लॉक को ऊपर कौन लेके आया? अप थ्रस्ट। यहां पर इसका वेट हल्का क्यों महसूस हुआ? ड्यू टू अप थ्रस्ट। तो कुल मिला के तीनों एग्जांपल से मालूम हुआ कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पार्शियली या टोटली यानी पूरे का पूरा या फिर मामूली सा वाटर में इमर्स करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि उस पे अप थ्रस्ट एक्ट करता है या फिर बुoyant फोर्स एक्ट करती है। तो क्या लिखा? दीज एग्जांपल्स शो दैट अ लिक्विड एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन बॉडीज इमर्स्ड इन इट। तो यहां पर फिर आपको एग्जांपल्स डिमॉन्स्ट्रेटिंग अप थ्रस्ट भी समझ आ चुकी हैं। अब यहां पर आपके लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझना काफी आसान हो चुका है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एक एक वर्ड मैं आपको यहां पर प्रॉपरली प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली समझाऊंगा कि एक्चुअली आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता क्या है, और उसके लिए मैं आपको प्रॉपर स्टेटमेंट एक्सपेरिमेंट से निकाल कर दिखाऊंगा। क्योंकि मैंने आपको इस लेक्चर सीरीज के पहले लेक्चर में बताया था कि मैं आपको पूरी लेक्चर सीरीज में साथ के साथ प्रॉपर फिजिक्स की फीलिंग दूंगा और एक्सपेरिमेंटल वे में बताऊंगा कि एक्चुअली फिजिक्स होती क्या है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल की स्टेटमेंट को समझने के लिए सबसे पहले ये प्लेट में यहां पर रखूंगा और उसके बाद ये वाला बीकर यहां पर प्लेस कर देता हूं। देखिए इस बीकर में ऑलरेडी कुछ पानी है। अब मैं इस बीकर को पूरा फिल कर दूंगा ऊपर तक, इस तरह फिल करूंगा कि अगर इसमें कुछ भी और आता जाए तो ये ओवरफ्लो करना स्टार्ट कर दे। देखिए यहां पर मैं इसको फिल कर रहा हूं और मैं इसको पूरा ऊपर तक फिल कर दूंगा और इतना फिल करूंगा ताकि अगर एक कतरा भी पानी का और आए तो ये ओवरफ्लो कर जाए। देखें इस तरफ से इसका ये वाला फेस है, यहां से पानी ओवरफ्लो होना स्टार्ट होता है। अगर आपको नजर आ रहा हो, जैसे ही मैं इसमें कोई भी चीज प्लेस करूंगा तो यहां से पानी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप ऑब्जर्व कर सके तो। ओके, तो अब जब मैं इसमें कोई भी चीज प्लेस करूंगा तो पानी यहां से ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक सॉलिड सिलेंडर है, इसको हम कहते हैं सॉलिड सिलेंडर। इसको एक स्ट्रिंग के साथ अटैच कर रखा है और यहां पर ये जो एरिया है सॉलिड सिलेंडर का, इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहां पर मैं इस सॉलिड सिलेंडर का वेट मेजर करता हूं। ऑब्वियसली स्प्रिंग बैलेंस से हम क्या मेजर करते हैं? वेट मेजर करते हैं। मास मेजर करने का जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज फिजिकल बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस से हम वेट मेजर करते हैं। तो यहां पर अगर स्प्रिंग बैलेंस से मैं इसका वेट मेजर करूं तो ये ऑलमोस्ट आ रहा है 1.5 न्यूटन, 1.5 न्यूटन वेट। अब अगर मैं इसको इस तरह से इस लिक्विड में इमर्स करता हूं तो क्या होगा कि ये लिक्विड बाहर की तरफ आना स्टार्ट होगा इस बीकर में से। तो यहां पर मैं इसको इमर्स करता हूं, देखिए ये लिक्विड बाहर आना स्टार्ट हो चुका है। अब यहां पर अगर मैं इसका वेट मेजर करूं तो ये ऑलमोस्ट आ रहा है 1.3 न्यूटन। तो इट्स मीन कि वेट कम हुआ है, पहले 1.5 न्यूटन था और अब कितना है? 1.3 न्यूटन। तो चलिए इसको पहले नोट करते हैं। जब ये सिलेंडर एयर में था तो उस वक्त इसका वेट कितना था? W इज इक्वल टू 1.5 न्यूटन। मैं इसको W1 कह देता हूं, यानी ये एयर के केस में था जबकि सिलेंडर एयर में था। और उसके बाद जब मैंने सिलेंडर को वाटर में इमर्स किया तो इसका वेट कुछ कम हो गया और वो कितना आया?
0.3 न्यूटन। जब वेट कम हुआ है, देखो वेट कैसे कम होता है, वेट उस वक्त कम होता है जब नीचे से कोई और सपोर्ट मिले। जैसे यहां पर अगर मैं इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता हूं नीचे से, तो देखिए ये ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब है जब वाटर में मैंने इसको प्लेस किया तो वाटर ने इसको कुछ ऊपर की तरफ धकेला, तो वो फोर्स जो इसको ऊपर की तरफ धकेल रही थी उसको हम क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट। इसका मतलब है जब मैंने इसको वाटर में प्लेस किया, वाटर में इमर्स किया, तो यहां पर अपथ्रस्ट एक्ट कर रही थी, तो इट्स मीन यहां पर इसका वेट कम हो गया। अब यहां पर अगर मैं W1 माइनस W2, देखो अगर चेंज इन वेट निकालता हूं, जो कि वेट कम हुआ है, कितना वेट कम हुआ है मैं वो फाइंड करने लगा हूं। इसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगा, 1.5 माइनस 1.3, 1.5 न्यूटन माइनस 1.3 न्यूटन इज इक्वल टू, तो ये ऑलमोस्ट कितना आ रहा है, ये कुछ आ रहा है 0.2 न्यूटन। इसका मतलब है इस वाटर ने जो अपथ्रस्ट प्रोवाइड किया है दैट इज 0.2 न्यूटन, क्योंकि देखो 0.2 न्यूटन वेट कम हुआ था सिलेंडर का जब हमने इसको वाटर में प्लेस किया था। तो इसका मतलब है वाटर ने नीचे से 0.2 न्यूटन का अपथ्रस्ट इसको प्रोवाइड किया है। तो इट्स मीन अपथ्रस्ट इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। ये सारे के सारा रफ वर्क है जो मैं ब्लू मार्कर से कर रहा हूं। ये जो स्टेटमेंट है ये मैं आपको एक्सपेरिमेंट के बाद समझाऊंगा और इस एक्सपेरिमेंट से ही ये स्टेटमेंट निकाल कर दूंगा आपको। देखें यहां पर अपथ्रस्ट तो हमने निकाल लिया है। अब यहां पर जब मैंने इस सिलेंडर को इस वाटर में इमर्स किया था तो आपने देखा कि कुछ वाटर बीकर से ओवरफ्लो हुआ। जब ओवरफ्लो हुआ तो वो वाटर इस प्लेट में आ गया। अब मैं उस वाटर को एक छोटी सी बास्केट में डालता हूं, तो यहां पर ये कुछ वाटर आया था, इसको मैं इस वाली बास्केट में डाल रहा हूं यहां पर इस तरह से। अभी इसका भी हम वेट मेजर करते हैं उसी स्प्रिंग बैलेंस से। अब देखिए यहां पर मैं डायरेक्टली तो इस छोटी सी बकेट को इस स्प्रिंग बैलेंस के साथ अटैच नहीं कर सकता। इसके लिए मैं एक छोटा सा पेन यूज करूंगा और पेन को यहां पर अटैच कर देता हूं। अगर यहां पर मैं इस बकेट को इसमें प्लेस करूं तो यहां से मुझे रीडिंग मिल जाएगी वेट की कुछ, और ये ऑलमोस्ट आ रहा है 0.3 न्यूटन। दिस इज 0.3 न्यूटन। इसको मैं जरा यहां पर नोट करता हूं, इसको मैं यहां पर नोट करूंगा, W1 इज इक्वल टू 0.3 न्यूटन। अब यहां पर एक्चुअली एक प्रॉब्लम है कि इस पेन और इस बकेट का वेट भी तो इसमें शामिल है। तो इसका मतलब है कि अगर हमने वाटर का वेट निकालना है तो इसको खाली करके हमें पेन और बकेट का सेपरेटली मेजर करना पड़ेगा। अब इस बकेट को मैं प्लेस करता हूं और अब ये यहां पर आ रहा है 0.1 न्यूटन। स्प्रिंग बैलेंस इज रीडिंग 0.1 न्यूटन। सो W2 इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन। अभी आपने देखा 0.1 न्यूटन आया। अब अगर इस केस में भी मैं डिफरेंस फाइंड करूं 0.3 न्यूटन माइनस 0.1 न्यूटन यानी डेल्टा W फाइंड करूं, तो यहां पर डेल्टा W इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। तो बच्चों यहां पर अगर आप देखें ये जो अपथ्रस्ट है और ये जो वाटर का वेट आ रहा है, जो वाटर उस बीकर से डिस्प्लेस हुआ था जो कि आपको यहां पे नजर आ रहा है, इस वाटर का ये वाला वेट और ये वाली अपथ्रस्ट फोर्स ये दोनों इक्वल हैं। जब ये इक्वल हैं तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शियली इमर्स्ड इन लिक्विड। टोटली का क्या मतलब है, पूरे का पूरा इमर्स कर दें, पार्शियली का मतलब है थोड़ा थोड़ा इमर्स करें। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, तो उस केस में क्या होगा, एन अपथ्रस्ट एक्ट ऑन इट, अपथ्रस्ट उस पे एक्ट करेगी और वो अपथ्रस्ट किसके इक्वल होगा, इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड इट डिस्प्लेसेस, इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड इट डिस्प्लेसेस। तो यहां पर मैंने आपके सामने आर्किमिडीज प्रिंसिपल को प्रूव कर दिया है। देखिए ये भी 0.2 न्यूटन आ रहा था, ये भी 0.2 न्यूटन आ रहा है। इसका मतलब है कि जब मैंने इसको लिक्विड में इमर्स किया, इस पे अपथ्रस्ट एक्ट हुई और वो अपथ्रस्ट कितनी थी, दैट वाज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड। कौन सा वेट, वेट ऑफ द फ्लूइड जो कि डिस्प्लेस होके इस प्लेट में आया है।
तो यहां से फिर स्टेटमेंट क्या बने, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली, अगर पूरे का पूरा या थोड़ा सा इमर्स करोगे तो उस केस में क्या होगा कि अपथ्रस्ट एक्ट करेगी इस पे, और वो अपथ्रस्ट कितनी होगी, इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड इट डिस्प्लेसेस, यानी उस फ्लूइड का वेट जो कि डिस्प्लेस हुआ। डिस्प्लेस कैसे हुआ, मैंने इसको जब यहां पर डाला तो पानी बीकर से बाहर आया, बाहर आके किधर गया, प्लेट में, यानी डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का जो वेट है। तो अब बच्चों यहां से यहां तक आपने उठाकर ये स्टेटमेंट लिखनी है, ये जो मैंने ब्लू मार्कर से लिखा है दिस इज द रफ वर्क। अब हमने इसी स्टेटमेंट को मैथमेटिक्स से प्रूव करना है, और ऑलरेडी मैं आपको लेक्चर्स में बता चुका हूं कि जब एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव हो जाए और मैथमेटिकली भी प्रूव हो जाए तो वो चीज फिर या तो लॉ बन जाती है या फिर प्रिंसिपल बन जाता है। तो यहां पर हमने कहा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो चलिए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसमें मैथमेटिकली डिस्कस करते हैं, इस सारी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। यहां पर हेडिंग लगा दी है एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब एक्सप्लेनेशन में एक्चुअली हमने सबसे पहले यहां पर अपथ्रस्ट निकालना है। अब अपथ्रस्ट क्या होता है ये तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ चुका है। सबसे पहले अपथ्रस्ट फाइंड करेंगे और उसके बाद ये प्रूव करेंगे कि जो अपथ्रस्ट आता है वो इक्वल है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड के। तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखा है, कंसीडर ए सॉलिड सिलेंडर विद अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड हाइट h दैट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड। कि एक सॉलिड सिलेंडर कंसीडर कीजिए जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला होता है, यहां पर अगर ये एरिया मेजर करें तो दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे यहां पर ये एक कंटेनर है, इसमें वाटर डाल दिया इस तरह से, ये जो सर्कल है ये वाला, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां तक वाटर लेवल है, और ये जो ऊपर सर्कल है ये जनरली कंटेनर का सर्कल है। अब यहां पर ये जो सिलेंडर है ये उस वाटर में प्लेस किया गया, देखो ये वाला बड़ा कंटेनर है जिसमें वाटर डाला गया, और इस तरह से इसमें ये सिलेंडर प्लेस किया गया और ये सिलेंडर यहां पर इस तरह से बना दिया है। अब इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, दैट इज कैपिटल ए विद क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए एंड हाइट h। अब इस सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है h, यानी यहां पर इस सिलेंडर की जो हाइट है ये वाली हाइट दिस इज h इमर्स्ड इन लिक्विड, और इसको हमने लिक्विड में इस तरह से इमर्स कर दिया है। लेट h1 एंड h2 बी द डेप्थ्स ऑफ द टॉप एंड बॉटम फेसेस ऑफ द सिलेंडर। देखो अब ये वाटर है, ये वाटर सरफेस है, दिस इज द वाटर सरफेस जिसको हमने यहाँ पर इस सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, और इस तरह से ये सिलेंडर अंदर डाला है और इसी सिलेंडर को हमने यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया है। अब हम जब इस सिलेंडर को यहाँ पर इसमें डालेंगे, अब डेप्थ्स कौन कौन सी हैं, फर्स्ट है h1 और h2। देखिए इसका अपर फेस देखिए, अपर फेस और सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर कौन सी है, ये जो आपको सरफेस नजर आ रही है, इसके अपर फेस और सरफेस ऑफ वाटर के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज h1, और उसको हम कहेंगे लेट h1 बी द डेप्थ ऑफ द टॉप फेस ऑफ द सिलेंडर। ये टॉप फेस है सिलेंडर का, और h1 क्या है, डेप्थ है टॉप फेस की, एंड h2 इज द डेप्थ ऑफ द बॉटम फेस। देखिए यहाँ पर इसके बॉटम फेस को जरा ऑब्जर्व करें आप, जब मैं सिलेंडर को प्लेस करता हूं यहाँ पर नीचे आपको इसका बॉटम फेस नजर आ रहा है। अब बॉटम फेस की इस वाटर लेवल से कितनी डेप्थ है, दिस इज h2। तो यहां पर हमने लगा दिया है बॉटम फेस ये है, बॉटम फेस की वाटर लेवल से जो डेप्थ है दैट इज h2। सो यहां पर क्या लिखा है, लेट h1 एंड h2 बी द डेप्थ्स ऑफ टॉप एंड बॉटम। h1 is the depth of top, h2 is the depth of bottom, measured from the surface of the liquid, यानी surface of liquid से इनको measure किया गया है। The height of the cylinder can then be expressed as, तो फिर इस सिलेंडर की जो हाइट है उसको हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, देखिए h से उसको हमने डिनोट किया हुआ है, और h किसकी इक्वल आएगा, देखो अगर मैं h2 में से h1 को माइनस कर दूं, h2 इतना है, h1 इतना है, यानी h2 में से h1 को माइनस कर दूं तो पीछे ये h मिल जाएगा। इसका मतलब है h इज इक्वल टू h2 माइनस h1। तो यहां तक आपको समझ आ चुका है कि हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, यानी जो सिलेंडर हमने लिक्विड में इमर्स किया है इसकी हाइट कितनी है। साथ के साथ इसी तरह से प्रॉपर नोट्स बनाते जाएं। ये जो मैं आपको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखवा रहा हूँ इसको अपने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है, प्रॉपर में आपको हेडिंग्स की फॉर्म में, और मैं कोशिश करता हूँ कि नोट्स में अच्छी खासी हेडिंग बनाई जाए, क्योंकि जब आप हेडिंग्स बनाकर पेपर में लिख के आते हैं फिर तो क्या ही बात है। मैं काफी अच्छे से यहाँ पर स्टूडेंट्स को नोट्स बनवा रहा हूँ और प्रॉपर हेडिंग्स की फॉर्म में बनवाता हूँ, और स्टूडेंट्स मैक्सिमम मार्क्स लेते हैं, मैक्सिमम फुल मार्क्स लेते हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना आपके भी फुल मार्क्स आए, आपके भी मैक्सिमम मार्क्स आए, तो इसी वजह से मैं आपको भी साथ के साथ प्रॉपर नोट्स बनवा रहा हूँ और साथ के साथ प्रॉपर गाइड कर रहा हूँ कि अगर किसी तरह का कंसेप्ट भी एमसीक्यूज में आ जाए और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए, शॉर्ट क्वेश्चन आए, उसको भी आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सके। तो चलिए अब इस आर्टिकल में आगे बढ़ते हैं।
यहां पर लिख दिए इफ P1 एंड P2 आर द लिक्विड प्रेशर्स एट डेप्थ H1 एंड H2। देखो H1 डेप्थ पर यहां पे जो सिलेंडर का ये फेस है, इस पे जब फोर्स लग रही है ऊपर से, देखो ऊपर लिक्विड मौजूद है, फोर्स तो लग रही है ऑब्वियसली। जब फोर्स लगेगी तो किसी एरिया पे लग रही है, जब फोर्स एरिया पे परपेंडिकुलरली लगेगी, देखो एरिया इस तरह से है, फोर्स ऊपर से इस तरह से लग रही है, तो इट्स मीन यहां पर प्रेशर तो होगा। तो इसका मतलब है कि यहां पे जो प्रेशर है डेप्थ H1 पे वो कितना होगा, डेट इज P1। अब ये जो नीचे वाला फेस है इस पे भी तो फोर्स लग रही है, जब इस पे फोर्स लग रही है ये फोर्स भी एरिया के परपेंडिकुलर है, जब परपेंडिकुलर है तो यहां पर भी इट्स मीन प्रेशर होगा, और डेप्थ H2 पर जो प्रेशर है डेट इज P2। तो यहां पर हमने लिख दिया P1 एंड P2 आर द लिक्विड प्रेशर्स, यानी ये लिक्विड के प्रेशर है, एक यहां से लग रहा है एक यहां से लग रहा है। लिक्विड प्रेशर्स एट डेप्थ H1 एंड H2, P1 is at H1 and P2 is at H2 and rho is the density of the liquid। याद रखें ये डेंसिटी का सिंबल है, डेंसिटी क्या होती है तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहां पर ये जो रो है दिस इज द सिंबल ऑफ डेंसिटी, इसको यूं गोल सा बना के इस तरह बनाते हैं नीचे की तरफ, इस तरह से देखो P लिखते हैं ना इस तरह से, इस तरह से अगर P को यहां से थोड़ा मिटा के हम गोल कर दें तो ये रो बन जाता है और डेंसिटी का सिंबल बन जाता है। देन यूजिंग द प्रेशर इक्वेशन, तो फिर प्रेशर की इक्वेशन को यूज करके हम प्रेशर लिख सकते हैं। देखो हमें प्रेशर यहां पर भी मालूम करना है, यहां पर भी मालूम करना है, P1 भी और P2 भी, लेकिन मैं प्रेशर कैसे मालूम करूंगा। देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। अब मसला ये है कि हमने ये वाली फोर्स निकालनी है और ये अगेन से इसमें आ जाएगी, तो फिर निकालेंगे कैसे। इसका मतलब है एरिया तो चलो हम किसी तरीके से मालूम कर ही लेंगे, लेकिन फोर्स के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो फोर्स क्या होती है, P इज इक्वल टू, जब यहां पर ये लिक्विड में प्रेजेंट है ऑब्वियसली इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी तो एक्ट कर रही है, तो इसका मतलब है F इज इक्वल टू mg, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ वेट है, वो वेट क्या होगा mg होगा, तो डेट इज mg। जर्नल इक्वेशन लिख रहे हैं प्रेशर की, स्पेसिफिक P1 या P2 के भी नहीं लिख रहे, जर्नल लिखेंगे, उस जर्नल से फिर P1 और P2 बनाएंगे। लिहाजा आपने ये नहीं सोचना कि यहाँ पे F1 है यहाँ पे F2 है तो सर ने कैसे mg लिख दिया। अभी मैं जर्नल इक्वेशन लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय एरिया, P इज इक्वल टू, अब ये मैस किधर से आएगा, G तो हम पुट कर लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन मैस किधर से आएगा, मैस मालूम करना पड़ेगा। तो मैस के अलावा कोई और तरीका भी है कि हम मैस की जगह पे कुछ और पुट कर दें, तो है, क्योंकि डेंसिटी का मैंने आपको रिलेशन पढ़ाया था, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, ऐसे ही बताया था आपको। तो यहां से अगर मैं m को फाइंड कर लूं किस तरह से, रो v लिखकर, तो इसका मतलब है m की जगह मैं रो v पुट कर लूंगा, रो v g डिवाइडेड बाय a। अब ये एरिया तो हमें मालूम है, ये a है एरिया, लेकिन वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे। देखो कितना वॉल्यूम है इस सिलेंडर का, जितना वॉल्यूम है सिलेंडर का इतना ही ऑब्वियसली लिक्विड बाहर निकलेगा या फिर लिक्विड डिस्प्लेस होगा। जब मैं सिलेंडर को अंदर प्लेस करूंगा, अगर ये फुल भरा हुआ होगा तो इतना लिक्विड बाहर निकल जाएगा जितना कि सिलेंडर का वॉल्यूम है, या फिर अगर थोड़ा नीचे है लिक्विड का लेवल तो फिर क्या होगा, जैसे मैं सिलेंडर प्लेस करूंगा तो लिक्विड थोड़ा ऊपर चला जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा, प्यासा कौवा था जग में पानी थोड़ा था, कौवे ने जब कंकर डाले थे तो पानी ऊपर आया था। तो यहां पे भी जब सिलेंडर को नीचे डालेंगे इसमें तो पानी ऊपर आएगा, जिस तरह कौवे ने कंकर डाले थे पानी ऊपर आया था, इसी तरह जब ये सिलेंडर इसमें डालेंगे तो पानी ऊपर आएगा। और प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया आया था, पानी उस बीकर से बाहर फ्लो किया था। अब इस सिलेंडर का वॉल्यूम मैं कैसे फाइंड करूंगा, सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या फार्मूला है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, a है, तो v इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय सिलेंडर की हाइट कितनी है, दिस इज इक्वल टू h, तो a मल्टीप्लाइड बाय h, तो इट्स मीन p इज इक्वल टू रो, v की जगह पर मैं क्या पुट करूंगा, ah पुट करूंगा, तो ah पुट कर देते हैं इनटू g डिवाइडेड बाय a और a कैंसिल, बाकी क्या बचा, p इज इक्वल टू रो gh, तो यही नहीं रिलेशन निकल कर आया, p इज इक्वल टू रो gh। तो इसका मतलब है देन यूजिंग द प्रेशर इक्वेशन P इज इक्वल टू रो gh, P इज इक्वल टू रो gh, वी कैन फाइंड प्रेशर एट द टॉप फेस एंड आल्सो एट द बॉटम फेस। यानी हम टॉप फेस पर भी प्रेशर फाइंड कर सकते हैं और बॉटम पर भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे अगर मैं H1 पुट करूंगा तो P1 बन जाएगा, H2 पुट करूंगा तो P2 बन जाएगा। वी कैन राइट प्रेशर ऑन द टॉप फेस, प्रेशर ऑन द टॉप फेस, टॉप फेस इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, रो g, देखो डेंसिटी तो सेम रहेगी,
और G भी सेम रहेगा। और H क्या होगा, H विल बी H1, जब H1 होगा तो प्रेशर P1 होगा, क्योंकि P1 प्रेशर है किस डेप्थ पे, H1 पे। देखो यहां पर है ये H1 डेप्थ, आपकी बुक पे प्रेशर P1 को यहां पर डिनोट किया गया, और ये प्रेशर लग कहां पे रहा है, इस फेस पे लग रहा है जो कि फ्लूइड लगा रहा है, और ये फेस वाटर लेवल से कितनी दूर है, H1 पे। तो H1 पुट करेंगे तो P1 आएगा, H2 पुट करेंगे तो P2 आएगा। तो मैं लिख सकता हूं प्रेशर ऑन दी बॉटम फेस, प्रेशर ऑन दी बॉटम फेस, ऑन दी बॉटम फेस, यानी बॉटम फेस पे क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू रो GH2। अब यहां पर जब P1 और P2 मिल चुके हैं तो मैं ये वाला फार्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, यहां पे P1 पुट करके F1 निकाल सकता हूं और P2 पुट करके F2 निकाल सकता हूं ऑब्वियसली। यहां पर लिख दिया लेट F1 बी द डाउनवर्ड फोर्स ऑन द टॉप फेस, F1 नीचे की तरफ एक्ट कर रही है और इस टॉप फेस पर एक्ट कर रही है ड्यू टू प्रेशर P1। इस प्रेशर P1 की वजह से ऑब्वियसली जब लिक्विड प्रेशर लगा रहा है तो फोर्स तो लग रही है परपेंडिकुलरली, एंड F2 बी द अपवर्ड फोर्स, और F2 नीचे से ऊपर की तरफ लग रही है ऑन द बॉटम फेस ड्यू टू प्रेशर P2, और ये P2 प्रेशर की वजह से है। तो इस केस में फिर हम F1 को किस तरह से लिख सकते हैं, F1 इज इक्वल टू P1A, जिस तरह मैंने आपको बताया प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, P1 पुट करेंगे तो F1 आएगा। यहां पर फिर P1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, F1 इज इक्वल टू P की क्या वैल्यू थी, रो GH, और P1 की क्या थी, रो GH1, तो पुट कर दीजिए रो GH1 इंटू A, एंड F2 इज इक्वल टू, F2 कितना हो जाएगा, P2A के इक्वल हो जाएगा। देखो P2 पुट करेंगे तो F2 आ जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया है पहले। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट F2 इज इक्वल टू, P2 कितना है, रो GH2, तो इसको पुट कर दीजिए रो GH2 इंटू A। यहां पर अब F1 और F2 निकल कर आ चुके हैं, अब क्या करना है, F2 माइनस F1 करेंगे, इसमें से ये वाली माइनस कर देंगे तो हमें नेट अप थ्रस्ट मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सिंस F1 एंड F2 एक्ट ऑन ऑपोजिट फेसेस, F1 और F2 ऑपोजिट फेसेस पे एक्ट कर रही हैं, द नेट अपवर्ड फोर्स ऑन द सिलेंडर इज द डिफरेंस बिटवीन देम, क्योंकि हमने अपथ्रस्ट निकालना है, तो अपथ्रस्ट निकालने का क्या मतलब है कि नेट अपवर्ड फोर्स निकालनी है, अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ ही लगता है, तो नेट अपवर्ड फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे कि उनके दरमियान डिफरेंस फाइंड करेंगे। द रिजल्टेंट अपथ्रस्ट F ऑन द सिलेंडर इज गिवन बाय, तो रिजल्टेंट अपथ्रस्ट किस तरह से निकलेगी, F इज इक्वल टू, यहां पर अब ये दो फोर्सेज हैं F1 और F2, डिफरेंस कैसे लिखेंगे, F1 माइनस F2 लिखेंगे या F2 माइनस F1 लिखेंगे, ये भी तो एक क्वेश्चन है और ये जेन्युइन क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स मुझसे अक्सर ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यहां पे आपने देखना ये है कि आप निकाल क्या रहे हैं, निकालना आपने नेट अप थ्रस्ट, नेट अपवर्ड फोर्स। जब अपवर्ड फोर्स निकालेंगे तो उसके लिए क्या करना है, जो फोर्स अपवर्ड लग रही है उसमें से दूसरी माइनस करनी है, तो F2 अपवर्ड लग रही है, F2 माइनस F1 करेंगे, फिर F2 माइनस F1। अब F2 की वाली वैल्यू F1 की वाली वैल्यू उठाकर पुट कर दें, तो दिस इंप्लाइज दैट F इज इक्वल टू, F2 की क्या वैल्यू है, दैट इज रो GH2 इंटू A माइनस F1 क्या है, रो GH1A, रो GH1A। अब इसी इक्वेशन को उठा के मैं यहां पर लिखता हूं और फिर यहीं से आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहां से क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट F इज इक्वल टू, देखिए रो GA, ये दोनों में सेम है तो इसको कॉमन ले लें, रो GA इंटू H2 माइनस H1, यही निकलेगा। अब H2 में से जब H1 माइनस करेंगे बाकी क्या बचेगा, H बचेगा, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पर लिख दीजिए सिंस H2 माइनस H1 इज इक्वल टू H कमा सो, तो यहां से F इज इक्वल टू रो GA H हो जाएगा। अब यहां पर ये AH क्या है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि यहां पर देखें ये एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, H क्या है, हाइट है। जब एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, वॉल्यूम निकल कर आएगा, जैसे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पर फिर यही लिख देते हैं, द टर्म AH इज इक्वल टू द वॉल्यूम V ऑफ द सिलेंडर, ये जो AH है ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सिलेंडर। अब ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही पॉइंट मैं आपको लेक्चर के स्टार्ट से समझाने की कोशिश कर रहा हूं
कि जब मैं इस सिलेंडर को इस कंटेनर में प्लेस करूंगा, क्योंकि देखिए ये ब्लू ब्लू जितना आपको नजर आ रहा है इट इज लिक्विड, ये सारे का सारा लिक्विड है। जब मैं इस सिलेंडर को इसमें प्लेस करूंगा तो ऑब्वियसली वाटर डिस्प्लेस होगा। अगर ये फुल भरा हुआ है तो वाटर बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर ये कम है जिस तरह यहां पर है तो ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। तो जितना वॉल्यूम सिलेंडर का है इतना ही वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ऊपर डिस्प्लेस होगा। तो हमने ये लिखा है दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू दी वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द सिलेंडर। देखो इतने सारा वॉल्यूम आपने अंदर डाला है तो इतने ही वॉल्यूम का फ्लूइड ऊपर हो जाएगा। अगर पहले ही कैन फुल था तो जैसे ही आप इसको अंदर डालेंगे तो पानी इतने ही वॉल्यूम का बाहर आ जाएगा। आर्किमिडीज सर ने भी यही ऑब्जर्व किया था। जब वो नहाने के लिए टब में गए तो इतना पानी टब से बाहर आ गया जितनी बॉडी उनकी पानी के अंदर थी। तो वहीं से उन्होंने मालूम किया था कि जितना वॉल्यूम मेरी बॉडी का टब में है इतना ही पानी टब से बाहर निकल चुका है। तो यहां पर यही बात है कि जब इस सिलेंडर को हमने लिक्विड में प्लेस किया है तो इस सिलेंडर ने इतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया है जितना कि इसका अपना वॉल्यूम है। दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सिलेंडर। सो यहां पर क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू रो जी और यहां पर V हो जाएगा। अब क्योंकि ये F क्या है, अप थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड है, तो अप थ्रस्ट ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू अप थ्रस्ट ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो जी वी। यहां पर देखिए फिर अप थ्रस्ट ऑफ लिक्विड किसकी बोला है, रो जी वी के। अब यहां पर थोड़ा सा रफ वर्क करके मैं आपके माइंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आना चाहता हूं। रो जी वी है, क्या है, रो जी वी। अब यहां पर इस रो और वी को इकट्ठा करें तो रो वी इंटू जी, दिस इज इक्वल टू रो जी वी इज इक्वल टू रो वी इंटू जी। डेंसिटी क्या होती है, रो इज इक्वल टू एम ओवर वी, तो रो वी इज इक्वल टू एम। इसका मतलब है यहां पे रो वी क्या होगा, एम इज इक्वल टू एम जी। एम जी क्या होता है, डब्ल्यू, वेट की इक्वल होता है। व्हेन अ बॉडी या व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली or totally immersed in a liquid, the upthrust of the liquid या upward force on it is equal to the weight of the liquid displaced। तो स्टेटमेंट में हमने यही कहा था ना कि जो अपथ्रस्ट होगा लिक्विड का वो किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो यहां पर फिर प्रूव हो चुका है कि अपथ्रस्ट ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू रो जी। ये वाला रफ वर्क था। अब यही सेंटेंस नीचे उठाकर लिख देते हैं। दिस इक्वेशन शोज दैट एन अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन ए बॉडी व्हेन इमर्स्ड इन अ लिक्विड। ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या शो कर रही है कि अपथ्रस्ट एक्ट करेगा लिक्विड पर जब भी आप किसी भी बॉडी को लिक्विड में इमर्स करेंगे, और वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड। मैंने अभी आपको प्रूव करके दिखाया कि वेट की इक्वल है, इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, यानी जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उस लिक्विड के वेट के इक्वल होगा। तो यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल की स्टेटमेंट थी। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला आर्टिकल यहां पे एंड होता है। नेक्स्ट है फ्लोटेशन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आर्किमिडीज प्रिंसिपल को ही आगे लेकर के हम इस कंसेप्ट को भी डिफाइन करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज फ्लोटेशन, इसकी प्रॉपर आपको एग्जांपल्स दूंगा डेली लाइफ से, और इसके साथ साथ जो एप्लीकेशंस आपकी बुक में दी गई हैं उनको भी बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रॉपर इसी तरह के एक्सपेरिमेंट से डिस्कस करेंगे। तो फाइनली आज का लेक्चर यहां पर एंड होता है। उम्मीद है कि आज के लेक्चर के तमाम कंसेप्ट्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। अगर वाकई समझ आ चुके हैं तो कमेंट करके बताएं कि आपको समझ आ चुके हैं। फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।